रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार दोस्तों, आप से आज बात करूंगा एक उस लॉबी की जो राजनीतिज्ञों की थी, पुलिस की थी, अपराधियों की थी और बिजनेस लॉबी थी। जी हाँ, ये एक लॉबीज थी जो लॉबीज एक साथ मिलके काम कर रही थी। काम नहीं कर रही थी, इस देश के अंदर वसूली रैकेट चला रही थी, किडनैपिंग करा रही थी, धमकियां दिला रही थी और इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्राइम कर रहे थे। इसका क्षेत्र जो था वो दिल्ली के बॉर्डर से लेकर के उधर मध्य प्रदेश था, उधर गुजरात था, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा था और आंध्र प्रदेश था और इन सब से जोड़ करके एक क्राइम होता था। लॉबी काम करती थी और वो लॉबी जो राजनीतिज्ञों की थी, पुलिस के साथ मिलती थी, उसके पोषित अपराधी थे और वही बिजनेस लॉबी से वसूली करते थे। पूरी बिजनेस लॉबी चाहे गुजरात की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो या आसपास की हो, वो घबराती थी और जो वसूली मांगी जाती थी वो दे देते। जी, ये होता था। तो इसी पर आज आपको एक पूरी कहानी सुनाता हूं। 2005 में ले चलता हूं। 2005 में 22 नवंबर 2005 को 22-23 की रात थी। सोहराबुद्दीन नाम का एक अपराधी था जो मूलतः रहने वाला था मध्य प्रदेश का। उसका क्राइम का इलाका था गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और वो रहता था आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद। वहां से वो संचालित करता था। उसके खिलाफ 60 के करीब आपराधिक मुकदमे थे और वो मुकदमों में फंसा हुआ वह सोहराबुद्दीन धमकियां देता था। उसका एक सहयोगी था तुलसीराम प्रजापति और ये सब मिलकर के ऑपरेट करते थे। इनका एक पूरा गैंग था और यह गैंग काम करता था, बड़ी आराम से काम करता था, उसे कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो 22-23 की रात वही सोहराबुद्दीन अपनी पत्नी कौसर बी को और तुलसीराम प्रजापति के साथ वो निकलता है और वो मुंबई आ रहा होता है। और जब मुंबई आ रहा होता है, हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली आ रहा होता है और सांगली आने के दौरान ईद भी आने वाली थी, तो वो सफर कर रहे थे। तो वहीं पर गुजरात एटीएस की टीम, जो डीआईजी था डीजी बंजारा, उसकी पूरी टीम ने उन्हें बस से उठा लिया और उठाने के बाद में तुलसीराम प्रजापति को सौंप दिया राजस्थान पुलिस को। और इसके बाद में जो सोहराबुद्दीन था उसे लेकर गए और 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद के पास विशाला सर्कल में एनकाउंटर दिखाकर मार दिया गया। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि वह फायरिंग कर रहा था और पुलिस पर हमला कर रहा था और उसके बाद में उस पर गोली चलाई गई जवाबी और जिसमें वो मारा गया। और इसके बाद में उसको जो है अहमदाबाद के पास में जो उनकी पत्नी थी, उन्हें कौसर बी को अहमदाबाद के पास में ही एक फार्म हाउस था, दिशा फार्म हाउस, वहां रखा गया। कुछ दिनों बाद 28-29 की रात
उन्हें इसी गांव इलोला गांव पड़ता था, वहां पर मार करके जला दिया गया। और इसके बाद में तुलसीराम प्रजापति रहा, वह सोहराबुद्दीन का जो साथी था, वो उसे 26 दिसंबर 2006 को यानी 1 महीने बाद उसे भी कस्टडी से भागना बताया गया और मार दिया गया। 28 दिसंबर 2006 को गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर यह इनकाउंटर दिखाया गया। अब आप समझिए, अंबाजी के और उसके आसपास जो बॉर्डर था। और इसके बाद में जब यह मामला कैसे खुला, जब सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और बताया कि यह फर्जी इनकाउंटर है और इसको एक कवर किया गया है, असलियत में हत्या की गई है और इस हत्या में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह शामिल है और शामिल है इसमें राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी के नेता ओम माथुर। और इस तरह से करके उसने बताया कि कई पुलिस और उसके लोग, कहा सोहराबुद्दीन सिर्फ एक मोहरा था, असलियत में उसका इस्तेमाल यही लोग अपने ढंग से करते थे। उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो राज खोल सकता था, बता सकता था कि कौन उससे फोन कराता है, कौन उससे क्राइम कराता है, और इसलिए उन्हें मार दिया गया। कौसर भी गवाह बन सकती थी, इसलिए मार दिया गया। कुछ और गवाह थे, उन्हें भी धीरे धीरे करके मार दिया गया और ये पूरा खेल रचा। इसकी सीबीआई से जांच हुई और जांच करने में जो गीता जौहरी की जांच रिपोर्ट है सीबीआई की, उसमें बताया गया कि यह पूरा गैंग किस तरह से काम करता था। पहले इस गैंग से धमकी दिलवाई जाती थी, कुछ गोलियां चलवाई जाती थी, कुछ इसी तरह से किया जाता। बाद में इस गैंग को सुरक्षित उनकी जगह पे पहुंचा दिया जाता। पुलिस एक्टिव होती थी, वो डराती थी उस व्यापारी को, अरे वो तो बड़े खतरनाक है, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद में ये राजनीतिज्ञों के पास लोग जाते थे और ये उन बिजनेस लॉबी को कहते थे हम प्रोटेक्शन दिलाएंगे, हम वो कराएंगे, और उसके बाद में इनसे वसूली होती थी और इसी तरीके का क्रम चलता था। सोहराबुद्दीन मामले में भी जो मार्बल लॉबी थी राजस्थान की, उससे 10 करोड़ रुपए लिए गए थे। ये मैं सारी बातें वो बता रहा हूं जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कही। और उसने कहा कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची जाती थी और ये लॉबी थी जो एक्सटॉर्शन की मनी इकट्ठा करती थी, धमकाने का, नेक्सस का, ये सारा कुछ चलता था, किडनैपिंग करते थे। और इसमें जो पाया गया, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह इस साजिश के मुख्य किंग पिन थे। तो जो किंग पिन था वो अमित शाह थे। और इसके अलावा पुलिस अधिकारियों में जीडी बंजारा के निर्देश पर ये सारे काम हुए थे और जीडी बंजारा लगातार अमित शाह के संपर्क में थे और अमित शाह ने उन्हें इस दौरान 331 कॉल्स की, 331। हालांकि ये रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई ने ओरिजिनल सारे रिकवर कर लिए थे। मार्बल ट्रेड लॉबी जो थी राजस्थान की और गुजरात की, उसमें बिमल पाटनी, आरके पाटनी ने सोहराबुद्दीन को मरवाने के लिए राजनेताओं और पुलिस से संपर्क किया था और इन्हें 10 करोड़ रुपए दिए थे। अब आप समझिए, इसी तरह शाह वसूली रैकेट चलाते थे जिसमें पुलिस मददगार थी, सोहराबुद्दीन खुद इस गतिविधि में शामिल था, उनका साथी था, और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और ओम माथुर मार्बल लॉबी को डराते और वसूली में सहयोग करते थे। जांच में ये सारी चीजें गीता जौहरी ने लिखी। गवाहों के आधार पर को डराया गया, सबूत नष्ट किए गए और सब कुछ किया गया, ये सारी चीजें गवाहों को मार डाला। सीबीआई ने राजनीतिज्ञ, पुलिस, अपराधी, बिजनेस लॉबी के गठजोड़ का पूरा जो बताया, इसमें का इसमें व्यक्तिगत, राजनैतिक, आर्थिक हितों के लिए फर्जी इनकाउंटर का इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई ने 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की और इसमें 120B, 302, 201,
365 समेत तमाम धाराएं और थी। इस केस में जो मुख्य मुलजिम थे वो 3 श्रेणी में थे। राजनीतिज्ञ के रूप में उसमें अमित शाह थे, गुलाब चंद कटारिया थे, ओम माथुर थे, और इसी तरीके से पुलिस अधिकारियों में डीजी बंजारा थे, राजकुमार पांडियन थे जो एसपी थे गुजरात के ही, दिनेश एमएन थे, ओबी एसपी थे गुजरात में, इसके अलावा अभय चूड़ा समा थे डीआईजी, वो भी थे, और इसके अलावा 16 अन्य पुलिस ऑफिशियल्स थे जिनमें आईएएस, आईपीएस और एसपी रैंक के ऑफिसर्स थे। बाकी 22 मुलजिम जिनमें ज्यादातर कांस्टेबल, इंस्पेक्टर्स और दूसरे लोग थे, छोटे छोटे लोग। और इस मामले में पूरा सब कुछ चला। बहरहाल इसमें अमित शाह गिरफ्तार हुए, तरी पार हुए, और अमित शाह जब गिरफ्तार हुए तो शरद पवार ने जज पर दबाव डाल करके उनकी जमानत करवाई थी। यह बात संजय राउत ने भी अपनी किताब में भी लिखी है, और इसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी बयान में एक्सेप्ट किया है। तो अब आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा जो इसमें जो लोग आते हैं, चाहे बालकृष्ण चौबे हो, राजकुमार राठौर हो, नरेश बी चौहान हो, इसी तरीके से हिमांशु सिंह राजावत हो, श्याम चरण हो, युद्धवीर सिंह हो, करतार सिंह, नारायण सिंह आदि, ये सब कुछ थे। बहरहाल 2018 में जो सीबीआई मुंबई की कोर्ट थी, उसमें स्पेशल जज एसजे शर्मा ने इन सभी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सबूतों के अभाव में बरी हो गए, क्योंकि इसके सरकार बन गई थी भाजपा की, और उसके बाद में इसके 92 गवाह सभी होस्टाइल हो गए। 92 गवाह होस्टाइल हो गए, तो अब आप समझ सकते हैं कि केस खत्म हो। आप कहेंगे मैं आज ये क्यों बता रहा हूं? यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी कल एफबीआई ने, यानी अमेरिका की फेडरल जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने कनाडा की पुलिस से यूरोप की पुलिस के साथ मिल करके जो गैंग पकड़ा है, जो वसूली करता था, किडनैपिंग करता था, धमकाता था, उस गैंग को जो पकड़ा है, उस गैंग में 3 बड़े नाम आए। एक लॉरेंस बिश्नोई का, एक जग्गू भगवानपुरिया का, और एक रविंदर ढांढा का। और इन सब के कनेक्शन देखिए। विशेष आदेश देकर के अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल में रखा हुआ है। उससे न कोई पूछताछ कर सकता है, न कुछ कर सकता है, वो चाहे कोई अपराध कर डाले। इसी तरीके से जग्गू भगवानपुरिया को असम में रखा गया है, असम की जेल में, और वहां उसे वही सुविधाएं दी जा रही। और इसके बाद में रविंदर ढांढा, वो कनाडा से ऑपरेट करता है। बीते दिनों में कनाडा में जो एक सिख नेता निज्जर की हत्या की गई, उसके अलावा तमाम अमेरिका में धमकी दी गई और हत्या का प्रयास हुआ, इसी तरीके से और कई घटनाएं। और इसी मामले में एक नाम आया है जो पुलिस अफसर का, वो पंजाब का है, पंजाब में टांडा का एसएचओ है गुरजिंदर सिंह। 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, 1000 किलो कोकीन बरामद की है, और सैकड़ों असलहे बरामद किए। और पुलिस ने बताया है यह गए भारत में जेल में बैठ करके लॉरेंस बिश्नोई, ये जग्गू भगवानपुरिया और ये सारे लोग मिलकर के वसूली का रैकेट चलाते हैं। वहीं से धमकी दी जाती है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सब कुछ यूज करते हैं, और इसके सबके सबूत मिले। वहां से बताया जा रहा है कि यह काम गुजरात की जेल से, असम की जेल से ये दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, और रविंदर ढांढा यहां रह के, स्वतंत्र रह के यहां से उन चीजों को ऑपरेट कर रहा है। इन सब के गैंग के मेंबर्स हैं कि भगवानपुरिया के ही 100 से अधिक मेंबर हैं। टोटल पूरे हिंदुस्तान में 1000 के करीब मेंबर। इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के 1000 के करीब मेंबर्स, और वो भी करीब इसी तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी बॉम्बे में, इसी तरीके से तमाम और नेताओं की हत्याएं हुई हैं, तमाम और दूसरी वो संदिग्ध है, तमाम में नाम नहीं आए, तमाम में आए, तमाम
सारे फिल्म स्टार को कभी धमकाना, कभी कहीं धमकाना, और इतना सब कुछ होने के बाद भारत सरकार आज तक इस पर लगाम नहीं लगा पाई। भारत के राज्यों की सरकार, जो ये सारी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रही, उन्हीं के जरिए हो रही, उन्होंने भी कोई लगाम नहीं लगाई। यानी कोई सरकार लगाम नहीं लगा रही है और ये धमकाते हैं, कभी फिल्म स्टार को, कभी किसी व्यापारी को, कभी किसी को, और उनसे वसूली करते हैं। और इस वसूली में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं और तमाम खेल होते हैं। आपको फ्लैशबैक कुछ नजर आ रहा है क्या? गैंग चला कौन रहा है? असलियत में गैंग कौन चला रहा है? कौन है इसका असली किंग पे? क्योंकि अमेरिका ने कहा है ये पूरी तरीके से संरक्षित तरीके से भारत से ऑपरेट कर रहे हैं। तो संरक्षण किसका है? ये तो भाजपा की सरकारों की जेल में है। अमित शाह का आदेश है, उन्हीं की सरकार का आदेश है, उन्हीं के गृह मंत्रालय का आदेश है कि इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, और इसी तरीके से और तमाम सारी चीजें। तो अब आप समझ सकते हैं जब ये सब चीजें होती हैं। तो मैंने यूपी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल है, बरेली जेल में बंद है, जिसका नाम है बबलू श्रीवास्तव, उससे मैंने बात की। उसने एक वक्त में गौतम अडानी को किडनैप किया था और उनसे रैंसम वसूला था, उस दौर का सबसे बड़ा। इस बारे में उसी ने मुझे बताया और वहां से यह पता चलता है कि वो किस तरीके से वो करता था। आज बिल्कुल सुरक्षित है, उसके लिए पूरी सुविधा रहती है और वो वहां से अपना काम करता रहता है। तो इसी तरीके से ये लोग अपना करते हैं। अब आप पूरे कनेक्शन को समझिए। इस कनेक्शन में जब आपको आएगा तो ये कौन है जो इस तरह के गैंग चला रहा है, जो भारत कभी वैज्ञानिक देता था, कुछ बड़े बड़े लोग देता था, इंटेलेक्चुअल्स देता था, आज उसके अपराधी पूरे दुनिया में इस तरह से काम कर रहे हैं। यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की और वहां की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां और सब काम कर रहे हैं। भारत की पुलिस, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की रॉ, भारत का कोई भी एजेंसी, किसी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ, कोई पकड़ नहीं पाया। भारत डिजिटल इंडिया कहते हैं, भारत इसमें भी नहीं पकड़ पाया कि कहां से ये ऑपरेट हो रहा, कैसे वहां जेल के भीतर से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करे जा रहे और करने की छूट दी जा रही। कौन दे रहा है यह संरक्षण? किसके संरक्षण में पल रहा है? तो मुझे सीबीआई की वह चार्जशीट याद आती है जो गीता जौहरी की, सीबीआई के एसपी की रिपोर्ट थी कि ये पॉलिटिशियंस, पुलिस और इन सब का जो नेक्सस है, वो नेक्सस ही ये चला। तो कहीं इस नेक्सस का भी तलाश कीजिए कि इस नेक्सस में कौन है, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को आप नहीं पकड़ सकते। अमेरिका ने तो कहा है हम सबको खींच लें। तो अब आप समझ लीजिए ये खेल क्या है, ये असल में किस तरीके से काबू कर लेना और भारत का नाम बदनाम हो रहा है, चोरी हो रही, सब कुछ हो रहा है और लगातार सबूत आ रहे हैं। उसमें जांच अधिकारी भी वही बनाया जाता है जो दागी है, जिसके खिलाफ खुद फोर्जरी का मामला है और जिसके ऊपर यह भी मामला है कि जिस समय महाकुंभ हुआ उस समय भी उसने धांधली करी। तो फोर्जरी, धांधली करने वाला व्यक्ति एसआईटी प्रमुख है। इसी तरीके से जो पुलिस जांच कर रही है वो किसके अधीन है? उन्हीं के अधीन है। और वो जाके चंपत राय के पांव छूने वाले अफसर वही जांच करेंगे। इसके बाद में इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो और भी बहुत कुछ है। फिर आरटीआई के दायरे से बाहर कर देते हैं। काशी विश्वनाथ में भी यही खेल किया जाता है। इसी तरीके का खेल दतिया और सब जगह तमाम मंदिरों में अब सामने आ रहा। जब ये सब कुछ सामने आ रहा तो अब आप सोचिए पैसों का ये पूरा नेक्सस चलाने वाले हैं कौन? क्योंकि इन सब में जब घूम के नाम आता है तो बीजेपी का नाम आता है, आरएसएस का नाम आता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, ये सारे लोग संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं। सवाल खड़ा हो जाता है कौन है जो इन गैंग्स को चला रहा है? और आज भारत से लेके वाशिंगटन तक यह खेल चल रहा है और भारत बदनामी झेल रहा है। जी हाँ,
ये समझने वाला। जय हिंद।